रिकॉर्ड भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मोर पीपल are being employed in Sri Lankan service sector. Number of skilled workers are, for instance, employed in country's banking industry. The manufacturing sector is also growing in importance. For example, the country's clothing industry employs more than 250,000 workers out of labor force of 8 million people. ठीक है, यानी कि वो हमें बता रहे हैं कि कंट्री की जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, जो क्लोथिंग सेक्टर है, उसके अंदर 1/4 से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है वर्कर्स की, 1 मिलियन वर्कर्स आउट ऑफ लेबर फोर्स ऑफ 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन लोगों में से। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द क्लोथिंग इंडस्ट्रीज आर यंग वुमेन, सम ऑफ देम आर रिलेटिवली अनस्किल्ड। अच्छा, इसको हम साथ ना एनोटेट भी करते हैं, पॉइंटर्स बनाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे इसने हमें बताया है कि इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री आर यंग वुमेन, नजर आ रहा है आपको? जी सर। इसने हमें यहाँ पे बोले कि वो यंग वुमेन है। सम ऑफ होम आर रिलेटिवली अनस्किल्ड, जिसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। In recent year, the industry has employed more capital goods, यानी कि उसने कैपिटल गुड्स को ज्यादा इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया रिसेंट अरसे में, which has raised fixed cost, जिसकी वजह से आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ गई। ठीक है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अभी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी है इस पे, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है। The rise in investment has unsettled the industry and caused workers to become more concerned about their job security. ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से वर्कर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करी जा रही है तो वर्कर के दिमाग में तो सबसे पहले यही आएगा ना कि यार कहीं जो कैपिटल है, जो मशीन है, वो लेबर को ना रिप्लेस कर दे। तो उनको अपना मसला आ गया जॉब सिक्योरिटी का। उन्होंने कहा कहीं यार ऐसे ना हो जाए कि इसकी वजह से हमारी जॉब चली जाए, तो जॉब सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ गया। फिर वो कह रहे हैं वेज रेट्स इन इंडस्ट्री आर लो ऑल्दो बोनसेस इंक्रीज the amount clothing workers can earn. वो कह रहे इस इंडस्ट्री में यूजुअली जो वेज रेट है वो काफी कम है, लेकिन बोनसेस की वजह से, जो बोनसेस दिए जा रहे हैं उसकी वजह से अमाउंट जो है वो अब उनको, वर्कर्स को ज्यादा मिल रहा है। ऑल्दो वेज रेट जो है, वेज रेट बेसिकली होता है जो एक हर इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर वेज होता है ना। जैसे हम आपको कहते हैं कि यार अगर आप बीबीए करके या बीएस करके आप मार्केट में निकलते हो, तो इस वक्त करेंटली मैनेजर की या क्या कहते हैं एनालिस्ट की जो सैलरी चल रही है वो तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए चल रही है, 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ, उतनी चल रही है। तो ये क्या है, ये वेज रेट है मार्केट में भाई, ये वेज रेट चल रहा है। अब तुम कहीं पे भी जाओगे वो तुम्हें इतना ही, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं ऑफर करेंगे, वहां पे इतना ही तुम्हें ऑफर किया जाएगा। वो बोलेंगे भाई आईबीए का ग्रेजुएट है, उसका वेज रेट इतना चल रहा है। इसी तरह हर इंडस्ट्री का एक अपना वेज रेट होता है। वो कह रहे हैं कि जो वेज रेट है इधर का, क्या कहते हैं आपका, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसका वेज रेट काफी कम है, उसका वेज रेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बोनसेस वर्कर्स को दिए जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे पे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन जो अमाउंट उनका बन जाते हैं एंड में, वो काफी अच्छा, काफी ज्यादा अमाउंट बन जाता है। फिर वो नीचे अगले पैराग्राफ में, यहाँ तक मैंने हमने पढ़ लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछने तो बताओ। नहीं सर, सही है, समझ गए। फिर वो कह रहे हैं द लार्जेस्ट क्लोथिंग कंपनी इन श्रीलंका इज ब्रांडेक्स लंका लिमिटेड। आगे उसने एक बात बोली है कि जो लार्जेस्ट कंपनी है, अब मैं इसको पॉइंट्स को, जब आप भी स्टडी पढ़ रहे हो ना, आप पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, वो कह रहे हैं जो श्रीलंका में लार्जेस्ट कंपनी है वो ब्रांडेक्स लंका लिमिटेड है, ब्रांडेक्स लंका लिमिटेड। इट यूजेस इट्स रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस बोथ क्लोथिंग एंड क्लोथिंग एसेसरीज सच एज हैंगर्स। मतलब वो कपड़े भी बेचता है और साथ ही साथ क्लोथिंग एसेसरीज भी बेचता है। क्लोथिंग एसेसरीज क्या होती है भाई, जैसे हैंगर होता है, वो क्लोथिंग एसेसरीज है। ठीक है,
It sells its product to cloth shops in European Union and United States of America. वो इन जगहों पे जो है अपने कपड़े बेचता है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू क्लॉथ शॉप इन यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रांडेक्स लंका provides its workers with good medical facilities as do many other clothing firms. जिस तरह बाकी clothing firms अपने workers को provide करती हैं medical facilities, इसी तरह ब्रांडेक्स लंका भी provide करता है। यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी क्लियर। अब आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है कि श्रीलंकन वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस आर प्रेसिंग फॉर वेज राइजेस फॉर क्लोथिंग वर्कर्स। हाउएवर वो कह रहे हैं भाई श्रीलंकन वर्कर्स जो हैं, जो श्रीलंकन वर्कर्स हैं और ट्रेड यूनियन वाले, वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। ट्रेड यूनियन होती है ना, जो वर्कर्स अपनी एक यूनियन बना लेते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो इसी तरह एक ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। अब वो ग्रुप्स वो क्या कर रहा है, वो भाई प्रेशर डाल रहे हैं कि आप वेजेस बढ़ाओ, वेज इंक्रीज करो क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो क्लोथिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके। हाउएवर ब्रांडेक्स लंका एंड अदर क्लोथिंग फर्म्स आर कंसर्न्ड दैट हायर वेजेस मे रिड्यूस देयर कंपेटिटिवनेस अगेंस्ट क्लोथिंग फर्म्स इन अदर कंट्री। लेकिन उनको एक मसला आ रहा है, भाई मसला ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम वेज बढ़ा तो दें लेकिन हायर वेजेस की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कंपेटिटिवनेस कम हो जाए, कंपेटिटिवनेस खत्म हो जाए, क्योंकि जब वेजेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना, राइट? ऐसी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो वेजेस बढ़ने की वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो इतने अच्छे तरीके से compete नहीं कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, क्लोथिंग कंट्रीज, क्लोथिंग फर्म्स के साथ इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश वेयर वेजेस आर लोअर। जैसे बांग्लादेश है वहां पे वेजेस लोअर है। ये मसला, मैं एक इससे मुझे बड़ी अच्छी कहानी याद आई है। ये यूएस में और कतर वगैरह में भी ये बड़ा मसला फेस किया जाता है। वहां पे ना टेक्नीशियंस जो हैं वो कम रेट पे काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वहाँ वेज रेट बहुत ज्यादा है, वेज रेट बहुत हाई है। तो वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से वर्कर्स को लेके जाते हैं और उनको वहां पे ये काम करवाते हैं, जो होता है ना लेबरर और इस तरह के काम जो होते हैं वहां पे, उसके भी वेज रेट काफी हाई हैं, उसके भी वेजेस काफी ज्यादा हैं। तो वो पाकिस्तान और इंडिया से लेके जाते हैं, और वो क्योंकि यहाँ पे गुर्बत ज्यादा है तो लोग कम रेट पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब तुम खुद सोचो, थोड़े सा अगर उसको लेट्स से $300 $400 पर आवर भी दिया जाए, सही है ना? सॉरी पर आवर तो नहीं, पर वीक दिया जाए उसको, पर वीक, तो उसमें भी खुश होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो बहुत अच्छा अमाउंट बन जाएगा। वो घर पे भेजेगा, उनको हजारों में 30-40 हजार रुपए मिल जाएंगे महीने के। अगर वो घर भी बेचता है तो इतने तो बन जाएंगे उसकी फैमिली वाले को। तो ये मसला होता है। तो अक्सर जो आपकी फर्म्स होती है ना, वो क्या करती हैं, कॉस्ट बचाने के चक्कर में लेबरर्स को और इस तरह के जो वर्कर्स हैं वो बाहर से मंगवा लेती हैं। वो कहती है कोई मसला नहीं, हम बाहर से मंगवा लेते हैं वो। और ये जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यहाँ से वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, यहाँ से लेकर आ जाते हैं। The firms claim that increasing the wages they may cause unemployment and inflation. ठीक है, अब फर्म क्लेम कर रही है कि यार जब वेजेस बढ़ाई जाएंगी तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन इस वजह से क्योंकि जब वेज बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? जी सर ऐसे ही। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। नहीं, और दूसरी चीज भी है, दूसरी चीज ये है कि यार जब आपकी वेजेस बढ़ रही हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो अपनी जेब से नहीं पे कर रहा होगा। वो बोलेगा कि यार मैं कस्टमर पे डाल देता हूँ, जो खरीदार है मैं उसके ऊपर प्रेशर डाल देता हूँ, यानी कि जो मुझे नुकसान हो रहा है वो अब खरीदार पे करेगा, मैं क्यों भरूं? वो अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखने के लिए प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेगा। जब वो प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आएगी कंट्री में,
और दूसरा वर्कर्स को जो ऐसे वर्कर्स होंगे जिनकी ऐसे जरूरत ही नहीं है, कम जरूरत है, उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब वो कॉस्ट सेविंग की तरफ जा रहा है फर्म। वो कॉस्ट बचाने के लिए वर्कर्स को अनएम्प्लॉय कर देगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। फिर वो कह रहे हैं in 2010 there were 500,000 unemployed workers in Sri Lanka and its inflation rate was 5.9%. ठीक है, 500,000 unemployed worker in Sri Lanka, 500,000 unemployed worker in Sri Lanka. ठीक है, यानी कि आधा मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे श्रीलंका में, और उनका इन्फ्लेशन रेट कितना था? 5.9%. Receiving higher wages might influence clothing workers in number of ways. It might cause them to reduce large amount of overtime they work. It may reduce the gap between their pay and the pay of bankers who on average are older than clothing workers. In addition, it might change their spending and saving pattern. ठीक है, यहाँ पे इसने स्पेंडिंग और सेविंग पैटर्न की बात की है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वर्कर्स ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है, क्लोथिंग वर्कर्स, तो इसकी वजह से एक मसला ये भी आएगा कि वर्कर्स ओवर टाइम काम करने को तैयार नहीं होंगे। वो बोलेंगे जब हम रेगुलर काम करके इतना कमा लेते हैं तो हम ओवर टाइम क्यों काम करें? समझ रहे हो मेरी बात को? सही है भाई अगर तुम महीने का लेट्स से 50,000 कमा लेते हो, मैं तुम्हें बोलूंगी यार बस 5-6 घंटे और काम कर लो, मैं बदले में तुम्हें 2,000 रुपए दे दूं, तुम्हारे लिए वो 2,000 की इतनी वैल्यू ही नहीं होगी। तुम लेजर को जो है वो ज्यादा प्रेफर करोगे, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना अच्छा कमा लेते हो। तुम बोलोगे यार 2,000 रुपए मेरे लिए क्या है, तुम नहीं पढ़ाओ, तुम काम करना प्रेफर नहीं करोगे, कोई मसला नहीं, मुझे नहीं करना काम, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इट माइट चेंज, इसकी वजह से इनका स्पेंडिंग पैटर्न भी चेंज होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होंगे, स्पेंडिंग और सेविंग पैटर्न चेंज होगा। अब वो बता रहे हैं द टेबल 1 शोज इनकम पर हेड इन एवरेज अमाउंट सेव्ड पर हेड इन श्रीलंका फ्रॉम 2005 टू 2010। ये देख लेते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीडीपी पर हेड जो है वो 2005 में 4,300 थी, फिर 4,700 हो गई, फिर कम हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई और फिर इंक्रीज हुई। लेकिन 2007 में अगर हम देखें तो आपका अमाउंट सेव जो है वो भी कम हुआ और जीडीपी पर हेड जो है वो भी कम हुई। आपको नजर आ रहा है? जी सुना। ठीक है, ये एक इसने टेबल दे दी। जीडीपी क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक बाउंड्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जीडीपी हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह मेजर करने के लिए, ये देखने के लिए कि इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है रिलेटिवली, ये सब मेजर करने के लिए हम जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट सेव जो है वो देखो कि वो पहले साल में 2005 से 2006 में बढ़ा है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर और डिक्रीज हुआ है, और फिर इंक्रीज हुआ है, और फिर इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2007 में रिलेटिवली कम डिक्रीज हुआ है, 2008 में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, यानी कि लोग ने सेविंग करना तकरीबन काफी कम कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल ये है, व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड कॉस्ट? डायरेक्ट सवाल पूछा है इसने, कोई इसमें हमें नहीं बोला कि यार आप ऊपर से देख के बताओ विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, तो हमने डायरेक्ट आंसर करना। लिखें आप, लिखें फिक्स कॉस्ट is the cost which does not change with output, slash production in the short run, और फुल स्टॉप के आगे एक और चीज लिख लो, इट रिमेन्स कांस्टेंट। लिखो इट रिमेन्स कांस्टेंट which does not change with the level of output in short run. In the short run, bracket में लिख लें it remains constant. For example, rent.
RENT, रेंट, यानी कि ये वो कॉस्ट होती सही है है। जो कांस्टेंट रहती है, जो चेंज नहीं होती। सही है। अब जैसे रेंट है, रेंट कांस्टेंट रहेगा, रेंट कभी भी जो है वो चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि यार मैं बोलूँगी आज मैंने ज्यादा प्रोडक्शन की है तो मैं रेंट भी ज्यादा पे करूंगा, नहीं, वो फिक्स्ड अमाउंट है, वो आपको उतना ही पे करना है। क्लियर है, बात समझ आई? जी सर, हाँ, आगे आगे सर। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? अगला सवाल क्या है, आपको नजर आ रहा है? Possibility curve हाँ, बताना। using production possibility curve, explain how Brendex Lanka may allocate its resources between cloths and clothing accessories। 5 मार्क्स का ये सवाल है, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है यार, इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक ना ग्राफ बनाना है, ठीक है। उस ग्राफ में मुझे बीपीसी कर्व अपना शो करना है, वो डायग्राम में मुझे दिखाना है अपना बीपीसी कर्व। एक एक्सिस पे मैं रखूंगा क्लोथिंग, एक एक्सिस पे मैं रखूंगा क्लोथिंग एक्सेसरीज, और मुझे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा देने कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब एक काम यहाँ पे ये करते हैं, मैं ना आपके साथ शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, ठीक है जी। ये देखें, अब बिल्कुल सिंपल सा मैं एक पीपीसी बना लूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोथिंग, और इधर मैं लिख दूंगा क्लोथिंग एसेसरीज। क्लोथिंग एसेसरीज, फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना इधर 2 पॉइंट, क्योंकि उसने मुझे बस ये बोला क्वेश्चन में कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप मुझे बस ये बता दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेंडिक्स लंका, जो रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं बिटवीन क्लोथिंग एंड क्लोथिंग एसेसरीज। तो मैं इधर एक लाइन बना देता हूँ, पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करना है ना मुझे। एक एक ये हो गया कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन हम इधर बता देते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इसको नाम दे देता हूं मैं बी। सही है बेटा? सही। अब आप आंसर लिखें इसका, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखें। पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर ली? जी सर, डायग्राम नहीं चले इतना। चलो लिखें, ब्रेंडिक्स लंका, ब्रेंडिक्स लंका में नेक्स्ट ओके। एलोकेट रिसोर्सेस, क्या कह रहे हैं? ब्रेंडिक्स लंका में एलोकेट रिसोर्सेस between cloths and clothing accessories, may allocate resources between cloths and clothing accessories, represented PPC। लिख लिया बेटा? जी सर। ठीक है। आंसर के नीचे एक वो हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके नीचे एक डायग्राम बना ली ये वाली, फिर लिखे नीचे ऑल द पॉइंट ऑन द पीपीसी, all the point on the PPC show efficient points, show efficient points, show efficient points सही है। representing
that a country can allocate resources, that a country can allocate resources to operate at any point with given resources, Brandeis Lanka Sir, allied resources. may operate at any point with allocated resources to operate at any point. Sorry. फिर लिखें ब्रेंडिक्स लंका may use its resources to concentrate on either cloths or accessories comma it can produce a combination of both products. It can produce a combination of both products. The curve represents concept of opportunity cost. So producing more of one goods will lead to less of others. For example, if they decide to move from point A to point B, from point A to point B, it will have to give up some units of clothing, in order to produce more units of accessories. Sorry. In order to produce more units of accessories. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. अच्छा, मैं पहले समझा देता हूँ कि इसमें हमने बात क्या की. भाई वो सिंपल सा सवाल था 5 मार्क्स के लिए. उसने कहा कि भाई पीपीसी के थ्रू आप हमें शो कर दें कि किस तरह से ब्रेंडिक्स लंका जो है वो अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा. ब्रेंडिक्स लंका. तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक पीपीसी कर्व बनाया. फिर मैंने शो किया कि यार अगर किसी भी पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व पे वो ऑपरेट करता है, जैसे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी लाइन के ऊपर है. पीपीसी लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये है पीपीसी लाइन जो ब्लू कलर की. मैंने ये जी कनकेव सर. नहीं बनाया, ये हमारी पीपीसी लाइन. अब वो इधर कहीं भी ऑपरेट जी करता सर. है, इसका मतलब ये है कि वो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, मतलब वो एफिशिएंसी की तरफ है. सही है. अगर इनसाइड द पीपीसी कर्व ऑपरेट करता है, यानी कि पीपीसी कर्व के अंदर ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब है इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है. यानी कि
आप कह लें कि यार प्रोड्यूस इससे ज्यादा तो कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा, वो सेव कर रहा है या जाया कर रहा है, तो इनएफिशिएंसी इसको बोलेंगे। अगर वो लेट्स से इधर ऑपरेट करता है, इधर अंदर पीपीसी कर्व के अंदर, अगर इससे बाहर ऑपरेट करता है इसका मतलब है कि अनअटेनेबल है, अचीव ही नहीं कर सकता। अगर पीपीसी कर्व, ये मेरा कर्व है ना, ये मेन चीज है, ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी जो मैंने कनकेव बनाया है, ये मेन चीज है। अगर इससे बाहर ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब है प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, अनअटेनेबल है, अचीव ही नहीं कर सकता। अंदर प्रोड्यूस करता है उसका मतलब है प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, अटेनेबल तो है, मगर इनएफिशिएंसी है। इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं मतलब एफिशिएंसी है, और इससे बाहर ऑपरेट करते हैं यानी कि अनअटेनेबल, अटेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इतना तो सर कॉम्बिनेशन ये जो प्रोड्यूस कर ए सके। और बी पॉइंट्स है ये बस ए एक और बी एग्जांपल के तौर पॉइंट्स है पे ये हमने इसमें मोस्ट ये एफिशिएंट है ना? हाँ, ये दोनों मोस्ट एफिशिएंट है। हम ये कह रहे हैं कि यार ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिए सही। हैं। मैं ये कह रहा हूँ इधर कि ये जो पॉइंट है ना जो आपको नजर आ रहा है, सही है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ए वाला, अब वो कह रहे हैं कि यार ये इतने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर भी दे देता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अगर ए पे रहता है तो वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है क्लोथिंग के, और ए पे रहता है तो 12 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है एसेसरीज के। लेकिन अगर उसको बी पे जाना है तो ही विल हैव टू गिव अप, लेट्स से ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 5 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है क्लोथिंग के, और 15 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है एसेसरीज के। यानी कि उसको 5 यूनिट गिव अप करने पड़ रहे हैं क्लोथिंग के इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3 मोर यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग एसेसरीज। एसेसरीज की 3 और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्लोथिंग के उसको 5 यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर है? सही है। तो इधर भी मैंने यही बात की है कि इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको हम कहते हैं, कि अगर ए से बी पे वो शिफ्ट करता है या वो ए से बी पे जाता है तो उसको कुछ यूनिट्स गिव अप करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ क्लोथिंग एसेसरीज एंड वाइस वर्सा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भाई अगर मैं बोलूं उसको बी से ए पे जाना है तो उसको 3 यूनिट एसेसरीज के छोड़ने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 मोर यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 5 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हमारे पास स्कैर्सिटी है, इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं दोनों के इक्वल इक्वल यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं, ऐसे नहीं हो सकता पॉसिबल। मुझे कुछ यूनिट्स गिव अप करने पड़ रहे हैं दूसरे के ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलें मैं इसको जरा